नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आपका स्वागत करता हूं द चैंपियंस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इकोनॉमी के करंट अफेयर्स में जो दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाए हैं वो है एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और एक दूसरा है पोर्ट डेवलपमेंट। ये देखिए, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक वेलफेयर, एक सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यूपीएससी क्वेश्चन इन टॉपिक्स से फ्रेम करता रहा है। तो हम आज जो है इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से हम इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। देखिए, मई 2025 के माह में स्टैंडिंग कमेटी ऑन कोल माइंस एंड स्टील ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी डीएमएफ फंड पे और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के इम्प्लीमेंटेशन से रिगार्डिंग। देखिए, बेसिकली इसमें जानने वाली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता क्या है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये 2015 में क्रिएट किया गया था। एमएमडीआर एक्ट 1957 एक होता था जिसमें माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट भी बोलते थे, उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था। एक नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी फंड है जो प्रत्येक उस जिले में स्थापित किया जाना था जहाँ पर माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते रहे हैं। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था क्रिएट करने का वो था वहाँ के जो लोग जो माइनिंग से अफेक्टेड हैं उनके इंटरेस्ट और उनके बेनिफिट के लिए काम करना। डीएमएफ की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका जो स्टेट गवर्नमेंट था उसको एम्पावर किया गया था कि वो इस पर रूल बना सके और इसका किस तरीके से फंक्शंस होना है, इसके किस तरीके से कंपोजिशन होना है, उसको एक डिस्क्राइब कर सके। तो बेसिकली डीएमएफ जो होते हैं वो दो टियर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में काम करते हैं। सबसे पहले गवर्निंग काउंसिल होता है जिसका काम पॉलिसी बनाना होता है। दूसरा जो बॉडी होती है उसको कहते हैं मैनेजिंग कमेटी। इसका काम उन सभी पॉलिसीज़ जो भी ऑपरेशंस या प्रोजेक्ट स्कीम्स चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, उसको एक्सिक्यूट करना है। और इन दोनों काउंसिल्स और कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या डीएम जिसको बोल सकते हैं हम। इसकी जो फंडिंग होती है वो फंडिंग लीज होल्डर्स जो भी रहते हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। ये लीज होल्डर्स मान के चले कि जो माइनिंग के जिनको लीज मिला होगा वो उसको प्रोवाइड करते हैं। 10% जो लीज होती है, रॉयल्टी होती है, वो 2015 के पहले जो अलॉटेड माइंस हैं उनमें दी जानी है और 30% रॉयल्टी जो 2015 के बाद अलॉटेड हैं माइंस उनमें दी जानी है। तो इस तरीके से इसका जो है फंडिंग पैटर्न रहता है। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए, ये जो डीएमएफ होती है ये बेसिकली 5th और 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उसके तहत ही फंक्शन करती है। साथ ही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 2000 जो 1996 में आई थी, जिसको पेसा एक्ट भी बोलते हैं, उसके अंडर में मतलब उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर में इम्प्लीमेंट करती है और उनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला, इसमें भी जो कुछ प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में ये असिस्ट करती है। तो बेसिकली इस समय 23 स्टेट्स में 645 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फॉर्मेशन हो चुका है। टॉप डीएमएफ फंड अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, जहाँ से ज़्यादा माइंस होंगे वहीं से, जहाँ ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी वहीं से ज़्यादा फंड जनरेट होगा। तो उड़ीसा में 29% टोटल इंडिया का फंड, डीएमएफ फंड का उड़ीसा में जनरेट हुआ है। 14% छत्तीसगढ़ में और झारखंड में 13% हुआ है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को भी इम्प्लीमेंट करता है। ये योजना 2015 में लॉन्च करी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और इसका जो बेसिक पर्पस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में कई सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो लंग्स से रिलेटेड कई सारे रोग वहाँ पर हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस का रोग है। इसी तरीके से आर्सोजेनिक कंपोनेंट्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ में। तो उनके जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनका स्वास्थ्य सही रहे, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर मिल सकें, बेटर वाटर फैसिलिटीज़ हो, लाइवलीहुड कंडीशन अच्छी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कार्य कर रही है। और उसका जो पैसा आता है वो 70% डीएमएफ फंड से आता है। तो डीएमएफ फंड का जो पैसा 70% है वो ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे खर्च होता है। वहीं जो 30% डीएमएफ का पैसा होता है वो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने, जैसे फॉर इरिगेशन के लिए, एनर्जी के लिए या वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए काम आता है वो।
कुछ चैलेंजेस इशूज रिलेटेड हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से, उसको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस का। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डीएमएफ में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो गवर्निंग काउंसिल और मैनेजिंग कमेटी दोनों का ये प्रेसिडेंट होता है, चेयरपर्सन होता है। तो एक ही आदमी के हाथ में वही पॉलिसी बना रहा है, वही उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें कभी कभी हो जाता है। लैक ऑफ प्लानिंग एंड बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि ग्राम पंचायत को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तो डिसीजन मेकिंग में भी इनका कोई रोल नहीं होता, ना बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में इनका कोई रोल होता है। तो जो एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही सारा कुछ काम कर रहा है। फंड यूटिलाइजेशन में भी समस्या है। कुल अभी तक देखा गया है कि डीएमएफ स्टेट्स में, जो मेजर डीएमएफ स्टेट्स हैं, उनमें 40% फंड का यूटिलाइजेशन हुआ है, बाकी का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। ग्रीवांस और रिड्रेसल जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। सोशल ऑडिट नहीं है। सोशल ऑडिट का मतलब है कि हम और आप ये ऑडिट का हिस्सा नहीं होते हैं, हम बता नहीं सकते कि कितना मिनरल फाउंडेशन का कहाँ यूज़ हुआ और इसका क्या रिजल्ट निकला है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। दूसरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो है विजयंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट को लेकर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजयंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का जो है इनॉग्रेशन किया था केरला में। इसके शब्द में ही से क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट है, मीन्स कि जो इंटरनेशनल कार्गो एक शिप से दूसरे शिप में लोड होता है, अनलोड होता है, उसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं। डीप वाटर मीन्स ऐसा पोर्ट जो 18 मीटर से ज़्यादा गहराई हो, जिसकी ड्राफ्ट 18 मीटर से ज़्यादा हो, उसको डीप वाटर बोलते हैं। मल्टीपर्पज़ इट मीन्स कि डिफरेंट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है हमारे इंडिया में। अगर हम देखते हैं तो हमारे पोर्ट्स जो हैं वो इतने डीप नहीं है, इतने गहरे नहीं हैं जो बड़े बड़े जो शिप्स हैं उनको कैरी कर सकें। इसीलिए हमारे इंडिया में जो भी ट्रांसशिपमेंट होता है या इधर कोलंबो से होता है या तो सिंगापुर से होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए। और इससे क्या होता है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है और ट्रेड का। क्या ज़रूरत है ट्रांसशिपमेंट हब करने की? तो सबसे बड़ी चीज़ है अभी जो हिसाब की मैंने आपको बताया कि हाई डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब है। लगभग 75% इंडिया का जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है वो आउटसाइड इंडिया हैंडल होता है, जैसे कोलंबो, सिंगापुर और मलेशिया का क्लांग में। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो प्रॉक्सिमिटी मेजर ट्रेड रूट से तो हमारी प्रॉक्सिमिटी है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बड़ा पोर्ट नहीं है जो हमें इंटरनेशनली जो है हमें रिकॉग्निशन दे सके। तो ऐसे में विजयंगम और गैलिथिया बे है, ये दोनों लगभग इंटरनेशनल जो रूट्स हैं उससे मात्र 6 से 10 नॉटिकल मील की दूरी पर हैं। मीन्स कि 1 से 2 घंटे 1 घंटे के करीब जो है, या अगर ये अपने शिप से डाइवर्ट होकर इन पोर्ट पे आते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस इनको टाइम 1 से 2 घंटे ही लगेंगे। फिर लैक ऑफ डीप पोर्ट्स है। अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो मैक्सिमम अपने जो गहरे पोर्ट्स हैं वो 14.5 मीटर से लेकर 15 मीटर के करीब है। जैसे कोचीन का पोर्ट है, चिदम्बरनार पोर्ट है। तो इस तरीके के पोर्ट्स हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बेसिकली, इसके वजह से हमें लार्जली डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन पोर्ट्स पर। चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंजेस है हाई कॉस्ट का। इतना ज़्यादा जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज़्यादा है और उसके लिए हमें बाहर से एफडीआई चाहिए होगा, हमें पीपीपी इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। तो एक ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन 2 पोर्ट्स को छोड़ दिया जाए, अगर विजयंगम को छोड़ दिया जाए या फिर गैलिथिया को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वो 5 से 6 घंटे की दूरी पर है इंटरनेशनल शिपमेंट रूट से। तो एक ये बड़ा चैलेंज है। अगला बड़ा चैलेंज है कि जैसे लैंड अवेलेबिलिटी, अगर फ्री ट्रेड जोन बनाना तो एटलीस्ट 25 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए उस पोर्ट के पास में, और इतनी ज़मीन इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में होना ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरे इनिशिएटिव्स कुछ हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेट निकोबार आइलैंड में गैलिथिया बे है। ये बिल्कुल मलक्का स्टेट्स के करीब है और सिंगापुर के पास भी है। तो एक ये हमारे पास नया डेवलपमेंट के लिए पोर्ट है, तैयार हो रहा है। दूसरा है कोचीन में इंटरनेशनल शिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है जो वलारपदम में है। वलारपदम कोच्चि में है और इसके जो कार्गो हैंडलिंग जो पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर 1 मिलियन
टेरा यूनिट्स के करीब हैं, पर एनम ये हैंडल कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करेगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई जा रही है। क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर फ्रेम करता रहता है। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे।